साथियों, एक महिला थानेदार एक नौजवान लड़के पे लगातार ताबड़तोड़ लाठियों की बरसात कर रही थी और उससे कह रही थी जोर जोर आवाज़ों में कि तूने जो जुर्म किया है उसको कबूल कर ले और बता दे कि लड़की तूने कहाँ रखा है। साथियों, उस लड़के के खिलाफ थाने में FIR दर्ज थी। किसने एक 22 साल की नवयुवती को गायब कर दिया है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। साथियों, वीडियो पर बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, मैं सुनील सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की। साथियों, एक थानेदार जिनका नाम रंजना था, बदला हुआ नाम होता है। साथियों, वह उनके थाने में एक कंप्लेन दर्ज कराई जाती है। गांव के कुछ लोग पहुंचते हैं कंप्लेन दर्ज कराने, जिसमें मुख्य भूमिका में ब्लॉक प्रमुख भी लड़की के माता पिता के साथ पहुंचते हैं और ये एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि हमारी लड़की को गांव के ही एक लड़के का नाम बताया जाता है, जिसका नाम लड़के का नाम होता है साथियों सूरज, और जो लड़की गायब हुई होती है उसका नाम रिंकी था। प्रार्थना पत्र में यह बताया जाता है कि सूरज ने ही रिंकी को कहीं गायब कर दिया है और उसके बच्चे की भी मां बनने वाली है। सूरज उससे शादी करने से मुकर जाता है, इसीलिए उसको गायब कर दिया है। जब यह अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र आता है तो वो केस की जांच के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक महिला अधिकारी को नियुक्त करती हैं, जो तेज तर्राट महिला अधिकारी रंजना सिंह है। उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। थाना प्रभारी भी हैं। गांव के लोगों से वो कुछ जानकारियां एकत्रित करती हैं। गांव में 2 हमराहियों के साथ पहुंचती हैं साथियों, और सूरज के घर जाती हैं। सूरज घर पे अकेला होता है। माँ उनकी खेत में गई हुई थी, पिताजी मार्केट थे। सूरज को पुलिस अपने गाड़ी में बैठाती है और सीधा थाने लेकर आती है साथियों। थाने लाने के बाद गांव के जो रिंकी के माता पिता हैं वो भी पहुंचते हैं। कहते हैं, हुजूर इसको छोड़ना मत, नहीं तो ये मेरी बेटी को छोड़ेगा नहीं साथ, पता नहीं कहाँ रखा है। जब यह बातें महिला थानेदार सुनती हैं तो उनको गुस्सा भी काफ़ी आता है। एक आप देखे होंगे थाने का एक बैरक था, उसी थाने के बैरक में पीछे सूरज को रखा जाता है। महिला थानेदार अकेले ही उस थाने में अंदर जाती हैं। कहती हैं, बताइए जनाब, आप क्या लेंगे, चाय पानी। साथियों, गर्म का मौसम होता है। सूरज कहता है, मैम अगर पानी थोड़ा सा मिल जाता तो बहुत है। सूरज को पानी पिलाया जाता है। इसके बाद थानेदार कहती हैं, एक काम करना, मैं पानी तो दे रही हूँ लेकिन जो पूछूंगी वो सच सच बताना। सूरज कहता है, पूछिए मैडम, लेकिन मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है ये तो बता दीजिए। कहती हैं, सब बताऊंगी, पहले ये बताओ तुमने लड़की को कहाँ छुपा रखा है। कहता है, मैडम लड़की के बारे में मुझे पता नहीं है। इसके बाद वह छल्ला कर उसको मारने लगती हैं। सारा तरीका अपना लेती हैं साथियों मारने का, लेकिन वो टूटता नहीं है। बल्कि जो मैडम उसको पीट रही होती हैं एकदम पसीना पसीना हो जाती हैं, थक हार जाती हैं। कहती हैं, तू किस मिट्टी का बना है कमीने, तू बोल भी नहीं रहा है। रुक, तेरी अभी रिपोर्ट आ जाए जांच की तो फिर मैं तुझको बताती हूँ, क्योंकि उस लड़के की कॉल डिटेल वगैरह चेक करवाई जाती है। उसी बीच उसके माता पिता भी सूरज के थाने पहुँच जाते हैं। महिला थानेदार से मिलते हैं। कहते हैं, हुजूर मेरा बेटा निर्दोष है, इसको रहम कर दीजिए और छोड़ दीजिए। मैडम कहती हैं, तुमको कैसे पता निर्दोष है। कहते हैं, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, मेरे बेटे को कुछ गांव के ही लोग फंसा रहे हैं मैडम। मेरा बेटा ये सब कामों में नहीं लिप्त था, बल्कि अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। मैडम कहती हैं, चलो ठीक है, अगर तुम्हारा बेटा निर्दोष है तो वो छूट ही जाएगा, क्योंकि इसकी कॉल डिटेल हम निकलवा रहे हैं। अगर इसका कहीं उस लड़की से लिंक नहीं मिलता तो हम इसको छोड़ ही देंगे। साथियों, कुछ ही देर में
सूरज की कॉल डिटेल आती है, उसमें वो रिंकी से दिन भर में 2-3 बार डेली कॉल किया होता है। जब कॉल डिटेल थानेदार के पास पहुंचती है तो उसके माता पिता को दिखाते हैं, कहते हैं देखिए तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा निर्दोष है, लेकिन तुम्हारे बेटे करतूत सामने ही देख लो डेली 2 से 3 बार बात किया करता था। अब जब उसके माता पिता देखते हैं तो वो सोचते हैं हो ना हो कहीं बेटे का, मैं तो नहीं जानता हूँ, कहीं मन में सोचते हैं कि बातचीत होती रही होगी। वो जेब से कुछ निकालते हैं और थानेदार महिला को देने का प्रयास करते हैं। महिला यह देखकर बिगड़ जाती हैं, कहती हैं रिश्वत देना हो तो कहीं और दे देना, लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा इसमें मुझे थोड़ा भी अंदेशा हुआ कि सम्मिलित है तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और अगर नहीं सम्मिलित होगा तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो छूट ही जाएगा। साथियों, उसके माता पिता चले जाते हैं। शाम का वक्त हो रहा होता है। जो रिंकी के माता पिता हैं वो गांव के ब्लॉक प्रमुख के साथ पहुंचते हैं। ब्लॉक प्रमुख एक राजनीतिक व्यक्तित्व होता है जो कि बहुत ही क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति होता है। महिला थानेदार के ऊपर चूंकि राजनीतिक व्यक्ति के कारण काफ़ी दबाव भी होता है कि केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, और जो इसमें कैदी है जो नामजद है उसको हो सके तो अधिक से अधिक सज़ा का भी मिले। अब महिला थानेदार काफ़ी परेशान होती हैं कि ये इधर मुजरिम जो है जुर्म भी नहीं कबूल कर रहा है तो करे तो क्या करें। वो कुछ और तकनीक का प्रयास करती हैं। साथियों, लड़की जो गुमशुद हुई थी उसके माता पिता और कुछ ग्रामीण आदर्श पहुंचते हैं महिला थानेदार के पास, कहते हैं मैं कुछ इसने बताया है, ये जल्दी टूटेगा नहीं, जितना हो सके इसकी पिटाई करिए तो ये ज़रूर बताएगा कि मेरी बेटी को कहाँ रखा है। जब कई लोग थाने में पहुंचते हैं, दिग्गज लोग भी राजनीतिक पहुंचते हैं, तो महिला के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। इसके बाद वह लोग वापस चले जाते हैं। रात का वक्त था, लगभग 9 बज रहे थे। महिला काफ़ी गुस्से में पहुंचती हैं सूरज के पास, कहती है आज तो या तो तुम अपना जुर्म कबूल लोगे या तो तुम आज। साथियों, काफ़ी गुस्से में देखकर सूरज कहता है मैं चाहे जो कर लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। वो हाथ पांव जोड़ने लगता है कि मैडम चाहे जितना मारिए मैं सच ही बोलूँगा। मैडम अपने तरीके से उसको डराती हैं, धमकाती हैं, जो तरीके कानून में वह जानती थी सारा इस्तेमाल करती हैं कि कहीं ना कहीं ये सच छुपा रहा है। लेकिन जब वह सच में था ही नहीं तो अब करे तो करे क्या। जो सच्चाई थी वही वह बयां कर रहा था। इधर कुछ मैडम उसको मारने पीटने का भी प्रयास करती हैं, लेकिन वह जब नहीं टूटता तो आखिरकार प्रेम से ही उसे पूछने का प्रयास करती हैं कि सच क्या है, सच्चाई तो बता दो, लेकिन कुछ तो बताओ कि तुमने लड़की को कहाँ रखा है, ये बताओ कि अच्छा कौन ले जा सकता है। साथियों, बड़े इत्मीनान से पानी मंगाती हैं। सूरज को पानी दिया जाता है। खाने का टाइम होता है, उसको रोटी सब्जी थाने से ही आती है, दे दिया जाता है बैरक में। मैडम बैठी हैं बगल में, कहती हैं तुम पहले खाओ आराम से। सूरज खाता है खाना। साथियों, खाने के बाद कहती हैं आराम से इत्मीनान से बैठ जाओ, सोच लो, जो सच्चाई है वही तुम बताओ। इसके बाद सूरज कहता है मैडम मुझे कुछ नहीं पता लड़की कहाँ है। मैडम कहती हैं फिर तुम बात क्यों करते थे। अब सूरज के पास वही एक क्लू है जो वो कंटिन्यू बात करता था, उसी में वो कानून के दायरे में फंसा हुआ है। मैडम से बताता है मैडम रिंकी मेरी एक अच्छी मित्र थी, इसलिए हम लोग कभी वो लगा देती कभी मैं लगा देता था, लेकिन मैंने उसको गायब नहीं किया है। हाँ, एक सच्चाई है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। रिंकी हमको परसों बुलाई थी अपने घर। मैं उसके घर गया था, उसके माता पिता घर पे नहीं हैं थे, तो वो मुझसे एक तरह से ज़बरदस्ती प्रयास कर रही थी कि मैं उससे संबंध बनाऊं। मैंने उससे मना कर दिया था। वो बहुत प्रेशर डाल रही थी, लेकिन मैं वहाँ से चला आया था। इसके बाद हम लोगों ने शाम को बात किया तो तमाम इधर उधर की बातें करने लगी, तो मुझे कुछ
अंदेशा हुआ कि हो ना हो कुछ ऐसा दाल में काला है, क्योंकि एक लड़की जब जबरदस्ती ऐसा प्रयास कर रही थी तो कुछ न कुछ जरूर बात थी। मैं उससे पूछने का प्रयास किया। रात में हम लोग बात कर रहे थे। पहले तो बताने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब मैंने उसको बहुत पूछा तब बताई कि मैं जो है ब्लॉक प्रमुख के बेटे, जिसका नाम है राजीव, राजीव उसका मित्र था। ये मुझे भी पता था। दोनों के आपसी काफी दिनों से मित्रता थी, लेकिन कितनी गहरी थी ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन उस रात मुझे पता चला। उसने कहा कि राजीव की बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन जब मैंने यह बात राजीव से बताई तो राजीव अचानक सा मुझ पे बिगड़ने लगा। मैंने कहा, राजीव अब शादी मैं तुम्ही से करूँगी। लेकिन शादी से राजीव मुखर जाता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा, हो न हो मेरे लिए कोई तो जीवन साथी चाहिए। जब यह बात सूरज सुनता है तो उसको कहता है, ठीक है, तुम यह बात अपने माता पिता से बताओ। तुम्हारे माता पिता राजीव के घर जाएंगे, उसके माता पिता से कहेंगे, शायद कुछ ना कुछ इसमें बात निकल कर आए। बड़े लोग कुछ न कुछ इसका निष्कर्ष निकालें, शायद तुम्हारे शादी के लिए राजी हो जाए। राजनीतिक घराना है। इधर रिंकी के अपने माता पिता से यह बात बताती है तो रिंकी के माता पिता इसके लिए माता पिता राजी हो गए थे बात करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, लड़की कब गायब हो गई, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद मेरी और रिंकी की बात भी नहीं हुई। यह बात सूरज महिला थाना प्रभारी को बताता है। जब महिला यह बात सुनती है तो कहती है, ठीक है, ये बताओ कि और किसको इस बात में पता है। तो सूरज कहता है, हो सकता है कि अब इन लोगों जो बात हुई है, शायद मेरे अलावा उसके माता पिता और वही राजीव जानता है और कोई नहीं जानता। महिला इस बात को समझने और जानने का प्रयास करती हैं कि एक ब्लॉक प्रमुख इस मामले में इतना इन्वॉल्व क्यों है। साथियों, इसके बाद मैडम खाना पीना खाने चली जाती है। इधर दो सिपाही उसी बैरक में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अचानक मैडम खाना खाकर बाहर निकलती हैं तो क्या देखती हैं कि सूरज को दो सिपाही अंदर ही बैरक में मार रहे हैं। मैडम दौड़ी भागी हुई जाती हैं, कहती हैं, तुम लोग क्यों मार रहे हो, ये तो मेरा काम है सच्चाई को गलवाना। कहते हैं, मैडम ऐसे सच्चाई नहीं बताएगा जब तक इसको पीटेंगे। मैडम उन दोनों को बाहर कर देती हैं। करने के बाद कहती हैं, मैंने तुम लोगों को तो कहा नहीं कि तुम लोग जाओ पूछे। मैडम को कुछ बात ही उस मार से समझ में आती है कि हो ना हो इसमें कुछ दाल में काला जरूर है। नहीं तो ये सिपाही अचानक क्यों इसको मारने गए हैं। कहीं ना कहीं सिपाहियों के ऊपर कोई दबाव है, कोई पक्ष ऐसा है तीसरा जो इसके यहाँ फंसने से उसको लाभ हो रहा है। साथियों, मैडम चूंकि कानून की जानकार होती हैं, उधर गर्मी का महीना था। जब सूरज को काफी मार हो जाती है तो अचानक से उसको बेहोशी सी आ जाती है, तो उसको आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में वहाँ 3 सिपाही अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं ताकि यह कैदी भाग न जाए। इधर मैडम अस्पताल में है, उधर ब्लॉक प्रमुख को सारी सूचना पहुंच जाती है। ब्लॉक प्रमुख कुछ ग्रामीण के साथ अस्पताल पहुंचते हैं और थाना प्रभारी को कहते हैं कि बताओ, तुम एक कैदी को यहाँ लेकर अस्पताल में क्यों आ गए। इसका तो कुछ नहीं हुआ है, वहीं थोड़ा बहुत उपचार करा देना चाहिए था, कहीं यह भाग जाए यहाँ से। मैडम सारी बताते हैं कि आप परेशान मत होइए, या यहाँ से नहीं भागेगा। ये पुलिस अभिरक्षा में यहाँ है, बेहोश हो गया था, इसलिए इसको लाना यहाँ जरूरी था। नहीं कौन जिम्मेदार होगा अगर सूरज को वहाँ कुछ हो जाता तो। साथियों, तमाम दबाव बनाया जाता है महिला थानेदार के ऊपर ब्लॉक प्रमुख की तरफ से। तो महिला थानेदार कुछ जानने और समझने का प्रयास करती हैं कि हो ना हो कहीं ये लड़की पक्ष इस केस में इन्वॉल्व तो नहीं है, लड़का सच्चाई में तो कहीं फंस नहीं रहा है, हकीकत में हो इस सच्चाई में मिला ना हो और लड़के को फंसाया जा रहा है। क्योंकि उसके माता पिता भी कहते थे कि बेटा
पटवारी की भर्ती की परीक्षा दिया है, ठीक ठाक नंबर है, हो सकता है कि रिजल्ट आए तो इसका हो जाए। कहीं न कहीं राजनीतिक भी इन लोगों का द्वेष ना हो। सुबह होती है, मैडम रिंकी के माता पिता कहती हैं कि आप लोग थाने पे आ जाइए। कहते हैं ठीक है मैडम, हम लोग आएंगे। ब्लॉक प्रमुख जी को भी बुला ले। मैडम कहती है वो तो यहीं बैठे हुए हैं, आप लोगों को याद कर रहे हैं कि उन लोगों को बुला लीजिए, कुछ क्लू हमें मिला है। जब ऐसी बात लड़की के माता पिता सुनते हैं तो भागे भागे थाने पहुंचते हैं। साथियों, जब थाने जाते हैं, मैडम अपने ऑफिस में बैठी हुई है। वो लोग कहते हैं कि प्रमुख जी नहीं हैं क्या? मैडम कहती हैं चाय पानी कर रहे हैं, आप लोग बैठिए आराम से, थोड़ा आप लोगों से बात करना था, अभी वो आ ही रहे हैं। मैडम कहते हैं कि देखिए, जो इस घटना में सच्चाई है वह आप लोग बताइए, आप लोगों को पता है, मैं यह जानती हूँ। वो लोग कहते हैं मैडम हमको कैसे पता होगा कि हमारी बेटी कहाँ? अगर मेरी बेटी के बारे में पता होता तो आपके पास क्यों आती? मैडम कहती है नहीं, कुछ न कुछ ऐसी बात है, क्योंकि सूरज निर्दोष है, तुम लोग उसको फंसा रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कहाँ है। जब यह बात मैडम कहती हैं मुझे ये भी पता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगते हैं। कहते हैं अगर मुझे थोड़ा भी क्लू मिल गया कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी तो मैं किसी का लायक नहीं छोड़ूंगी। साथियों, जब यह बात लड़की के माता पिता सुनते हैं तो फूट फूट कर आंसू निकलने लगते हैं। कहते हैं मैडम गलती हो गई, माफ़ करना, लेकिन एक बेटी का पिता हूँ, स्थित परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैडम कहती हैं तुम इस समय पुलिस सुरक्षा में हो, जो सच्चाई है वही बताओ। रो रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। कहते हैं मैडम अगर सच्चाई बता दिया तो मेरी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। कहती हैं तुम सच बताओ, उस बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी ही, चाहे जहाँ होगी मैं धरती आसमान में उसको खोद कर लाऊंगी, लेकिन तुम लोग सच बता दो। साथियों, थे तो माता पिता लड़की के, अब सही सही कहते हैं मैडम मैं बिल्कुल जो बताऊंगा सच ही बताऊंगा। मेरी बेटी और इस लड़के सूरज का कोई संबंध नहीं है, इसको एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में फंसाया जा रहा है। सारी सच्चाई से अवगत करवाते हैं कि मेरी बेटी और ब्लॉक प्रमुख के बेटे का मित्रता थी, मित्रता यारी में दोनों मिलते थे। मेरी बेटी उसके बेटे की माँ बनने वाली थी। जब मुझे पता चला तो मैं ब्लॉक प्रमुख के यहाँ गया, हाथ गोड़ उनके पैर पकड़े। पहले तो इनकार कर रहे थे, लेकिन बहुत मिन्नतें के बाद वो माने कि ठीक है मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन तुम्हें भी एक मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने हामी कार भर लिया। उन्होंने कहा मुझे मेरे गांव में ही राजनीति में मुझे एक लड़के ने काफ़ी झटका दिया है, उसका मेरा द्वेष रहता है। मैं चाहता हूँ यही एक ऐसा मौका है कि उसे फंसा दूँ, ताकि आगे भविष्य में मेरे लिए कोई कांटा ना हो। उन्होंने कहा एक हम गेम खेलेंगे, यह सच्चाई तुम कभी नहीं बताओगे, नहीं तुम मेरी बेटी से भी हाथ धो लोगे। मेरी बेटी उन्हीं की फार्म हाउस में मैडम सुरक्षित है। उन्होंने मुझसे जैसा जैसा कहा मैंने उसके लिए, ये उनका पर्सनल मामला था सूरज से, और उनको भी पता था कि सूरज और मेरी बेटी रिंकी पढ़ाई एक साथ करते थे, तो मित्रता थी, लेकिन ऐसी मित्रता नहीं थी कि सूरज मेरी बेटी के साथ ऐसा कर जाए। साथियों, जब ऐसी बात वह लोग बताते हैं तो मैडम कहती हैं ठीक है आपने सच्चाई बताया, बहुत अच्छा किया। वो प्रमुख जी के भी पास फ़ोन लगा देती हैं, प्रमुख को बुलाया जाता है, उनके फार्म हाउस पे छापा मारा जाता है, लड़की को भी बरामद कर लिया जाता है। लड़की बरामद होती है, उसको थाने बुलाया जाता है, प्रमुख और प्रमुख के बेटा को अरेस्ट करके थाने लाया जाता है। मैडम बैठी हुई हैं, दोनों सभी खड़े हुए हैं। लड़के से पूछा जाता है कि बताओ तुमने क्या किया है, अब तो तुम आजीवन कारावास के लिए जाओगे, और तुमने पुलिस को भी काफ़ी गुमराह किया है, एक होनहार लड़के की भी लाइफ से खेला है, उसको फंसा रहे थे। साथियों, इधर रिंकी से भी पूछा जाता है कि रिंकी तुम क्या इस लड़के के साथ रहने के लिए राजी हो? तुम निर्भीक होकर बिना डर के बताओ,
डरो नहीं इससे, क्योंकि अगर तुमने इसके साथ नहीं रहना है तो ये आजीवन कारावास की सजा भोगेगा, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। साथियों, रिंकी के कदमों में जो ब्लॉक प्रमुख का बेटा राजीव था वह गिर जाता है, कहता है रिंकी मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा ले, अब तू ही बचा सकती है। वह भी यह जानता था कानून के पेचीदे कि मैं बचूंगा नहीं। दोनों में मित्रता थी। रिंकी भी मान जाती है कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, अगर तुम मुझे अपना लोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम माफ़ी सूरज से तुम लोग मांगो जो उसके साथ किए हो ऐसा। साथियों, उसी दिन सूरज का पटवारी का रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद थाने में ही मैडम से मिलने के लिए उसके माता पिता जाते हैं, कहते हैं मैडम मेरे बेटे से एक बार मिलवा दो, आज उसका रिजल्ट आ गया है पटवारी का, मैं मिलना चाहता हूँ। मैडम उससे भी मिलवाती हैं, वहाँ वो लोग भी उसी समय उपस्थित होते हैं। इधर ब्लॉक प्रमुख और उसका बेटा सूरज से माफ़ी मांगता है कि बेटा अनजाने में ही गलती हो गई, माफ़ करना, अब तुम्हारे रास्ते मैं कभी नहीं आऊँगा, तुम एक होनहार हो, अपनी ज़िंदगी की खुशी खुशी शुरुआत करो और मुझे माफ़ करो। सूरज भी खुश दिल लड़का होता है, उसके माता भी पिता भी कहते हैं बेटा माफ़ कर दे। गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, गलती हो ही जाती है, सभी से होती है। साथियों, इधर सूरज, मैडम कहती हैं सूरज मैंने तुमको तो बहुत मारा, तुम पहले कैदी हो जो मेरी मार से टूटे नहीं हो, नहीं तो मेरी मार से तो बड़े बड़े कैदी भी झूठ बोल देते हैं, और जो मैं गुनाह कबूल करवाना चाहती हूँ कबूल कर लेते हैं, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ दिया, बहुत जिगर वाले हो। मुस्कुरा कर कहती हैं गलती मुझे भी माफ़ करना, मैंने अनजाने में ही सही तुम्हें ही कैदी मान लिया था, बिना जुर्म किए ही तुम जेल जाने वाले थे। साथियों, धीरे धीरे दोनों में प्यार पनपने लगता है और कुछ ही दिन में दोनों एक हो जाते हैं साथियों, और नई जिंदगी का सफ़र का शुरुआत करते हैं। साथियों, कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथियों, नमस्कार।